देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल भी इसमें काफी है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हम जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो लास्ट में हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी निकालते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, इसकी डेट बता रखी है कब से एप्लीकेबल है ये, और ये उन सब पर एप्लीकेबल है जिनके इक्विटी शेयर मार्केट में है। ऑब्वियसली अगर इक्विटी शेयर ही नहीं है तो फिर इसका सेंस नहीं है कि आपके ऊपर अप्लाई कर दें कि इंडिविजुअल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 थोड़ी ना लगा देंगे। उसके शेयर ही नहीं है, ना उसे अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है कि अर्निंग पर शेयर निकालते हुए बहुत सारी चीजों पर अर्निंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, शेयर्स कितने लेने हैं, नंबर ऑफ शेयर कैसे पता चलेंगे, मान लीजिए साल के दौरान नए शेयर इशू करे हैं, बायबैक शेयर हुआ है, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के शेयर्स है, तो कैसे निकाला जाए, और तो ये सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। डेफिनेशंस में बता रखा है कि इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड और कैपिटल पर। जब रीपेमेंट होती है तो पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। और जब कंपनी बंद होती है तो पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसे मिलती है? प्रेफरेंस शेयर को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अदर देन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एक की एसेट है एक की लायबिलिटी है, तो उसे हम क्या कह देंगे? या मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि एक की लायबिलिटी है या इक्विटी शेयर है, दूसरे की एसेट है। मान लिया मैंने शेयर्स खरीदे आपकी कंपनी के या डिवेंचर खरीदे, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकती है? कैश वगैरह और भी सारी चीजें जो हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब आपस में जो वैल्यू लगेगी कोई भी चीजें एक्सचेंज करने में। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको किसी का पेमेंट करना है, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जिसके लिए आपको कैश या कोई और एसेट देनी पड़ेगी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? जो शेयर आज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में होंगे। कैसे? मान लिया मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रखे हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब फ्यूचर में वो शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मैंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इशू कर रखी है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में स्कीम में क्या है कि फ्यूचर में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है कि हो सकता है आपको शेयर मिल जाए। ठीक है। शेयर वारंट्स होते हैं कि मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है कि आपने जो पैसा दिया उसके बदले में फ्यूचर में आपको शेयर्स मिलेंगे, तो वो भी क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अर्निंग पर शेयर दो टाइप के निकालेंगे हम, एक बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या रहता है? बेसिक अर्निंग पर शेयर का मतलब कि जो नॉर्मली पोटेंशियल इक्विटी शेयर का ध्यान नहीं रखते। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर का ध्यान रखते हैं। उसका रीजन और मतलब समझिए। मान लिया आपका अर्निंग पर शेयर 20 रुपए आया है, एक शेयर का अर्निंग 20 रुपए आया है। अगले साल नए इक्विटी शेयर इशू होने की वजह से आपका अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट ईयर घट के 17 रह गया। अब क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाकी सब लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है। उन्हें क्या लगेगा कि आपको 20 रुपए की अर्निंग घट के 17 रुपए रहे। तो ये एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाएगी। यहीं पर ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। यहीं पर अगर आपने पोटेंशियल डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल रखा है 16 रुपए। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब जो आपके शेयर नए इशू होंगे, क्योंकि नए शेयर इशू होने पर उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। तो आपने पिछले साल ही बोला था डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की हम नए शेयर इशू करेंगे जिस वजह से हमारी अर्निंग घट के 16 हो जाएगी। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा 20 से 17 नहीं हुआ है, 16 से 17 हुआ है। कंपनी ने और ग्रो करा है।
तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का सेंस ये होता है कि पहले से ही बता दे कि अगले साल हो सकता है नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से अर्निंग पर शेयर कम हो जाए, तो पहले से माइंड में रखा जाता है। और बेसिक अर्निंग पर शेयर में डायल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं लेता। तो बेसिक का मतलब बेसिक होता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है हमें, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए हमें डिवाइड नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अगर नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर साल में कुछ चेंज हुए होते हैं तो हमें वेटेड एवरेज लेना होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं और नेट प्रॉफिट में से क्या लेस कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वगैरह लेस करने के बाद में जो आता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को देने के बाद ही अर्निंग आती है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सारे सारे एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड है, करंट ईयर के हैं, और इनकम को ऐड किया जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस किया जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करने से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि प्रेफरेंस डिविडेंड का फुल अमाउंट लेस करना है अगर वो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, चाहे हमने उन्हें दिया है डिविडेंड या नहीं। क्यों? कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कुमुलेटिव का मतलब होता है कि कुमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। अगर हमने जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर डिविडेंड नहीं दिया है लेकिन कुमुलेटिव है, तो अगले साल 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, इस साल का भी अगले साल का भी, कुमुलेट होता रहेगा। तो अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो हमें पिछले इस साल का डिविडेंड दिया है या नहीं, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए लेस करना ही करना है। अगर नॉन कुमुलेटिव है फिर हम अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो ही लेस करेंगे, वरना नहीं। क्योंकि नॉन कुमुलेटिव है, इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल हमें देना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर नॉन कुमुलेटिव है तो डिविडेंड देंगे तभी लेस करेंगे, और अगर ये कुमुलेटिव है तो लेस करना ही करना है, चाहे हम डिविडेंड दे या ना दे। अगर अलग 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 क्लासेस के शेयर है तो हमें वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, उसका तरीका भी हम सीख लेंगे अभी। अगर एंटरप्राइज के पास मोर देन वन टाइप ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, तो हमें डिफरेंट क्लासेस को डिविडेंड राइट के हिसाब से डिवाइड करना है। वो कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे, है ना, अभी आगे आकर हम सीख लेंगे। तो कुछ जल्दी से अगर हम एडजस्टमेंट करें न्यूमरेटर के बारे में, न्यूमरेटर के बारे में मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो न्यूमरेटर में के बारे में बात हो रही है। क्या टैक्स एक्सपेंस लेस करना है? बिल्कुल लेस करना है। क्या एक्सट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम लेस करनी है? बिल्कुल लेस करनी है। क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट लेस करना है? बिल्कुल लेस करना है, एडजस्ट करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो नॉन कुमुलेटिव है तो हमेशा लेस करना है, केवल तभी जब हमने दे दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर करा है। कुमुलेटिव है तो हमेशा लेस करना है, चाहे हमने डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अर्निंग पर शेयर निकालना है हमें, और हमें प्रॉफिट बिफोर वीआरएस बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है तो इसके बारे में बात नहीं करनी। बिफोर वीआरएस है तो ये लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस करेंगे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स टैक्स होता है, पहले जमाने में लगता था परक्यूजिट्स पर, मतलब है टैक्स, लेस करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 27.9। हमारे पास 93 लाख करोड़ रुपीस के शेयर हैं, 10 रुपए का एक है तो 9.3 करोड़ शेयर हो गए। ये भी करोड़ में, ये भी करोड़ में, तो पर शेयर आ जाएगा 3 रुपए की। कोई टेंशन है इसमें? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कैसे निकालेंगे वो हमें सीख लेते हैं। अगर साल के दौरान अगर हमने कोई शेयर्स को चेंज किया है, नए शेयर इशू करे हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर किया है, तो क्या होगा, कौन सी डेट, अब वेटेड एवरेज टाइम के हिसाब से निकालेंगे। अब टाइम क्या लेना है, कौन सी डेट को हम इशू ऑफ शेयर की डेट माने। तो अगर हमने शेयर कैश में इशू किया है तो जिस दिन कैश रिसीवेबल है, जिस दिन पैसा मिलने की तारीख है वो। अगर लोन को हमने इक्विटी में कन्वर्ट किया है तो जिस दिन लोन कन्वर्ट हुआ है। जिस दिन हमने इंटरेस्ट के बदले में शेयर इशू करे हैं, जिस दिन हमारा डेट है ड्यू करने की इंटरेस्ट की, वो। अगर हमने किसी लाइबिलिटी की सेटलमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर दी है तो जिस दिन सेटलमेंट हुई है वो।
अगर हमने किसी एसेट को एक्वायर करा, उसके बदले में शेयर दिया है, तो जिस दिन एसेट की एंट्री हमने बुक्स में बनाई है उस दिन। अगर हमने कोई सर्विस के बदले में शेयर इशू करे तो जिस दिन सर्विस दी है वो। अमल कमीशन हुआ है तो जिस दिन इफेक्टिव डेट है। अगर अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो एक्विजिशन की डेट। अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो साल का पहला दिन से ही हम मानेंगे कि शेयर इशू। वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ मर्जर साल का पहला दिन, बाकी सब में लॉजिकल, जिस दिन शेयर इशू हुआ है उसी दिन को मानेंगे, लेकिन मर्जर के केस में साल के पहले दिन। 1 जनवरी 21 को बी लिमिटेड के पास में 1800 शेयर्स हैं। तो कैलेंडर ईयर है इनका, अकाउंटिंग ईयर, साल के शुरू में है 1800 शेयर। 31/5 को इन्होंने 600 शेयर नए इशू कर दिए हैं। 1 नवंबर को इन्होंने 300 शेयर बायबैक कर लिए। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, वीडी डेवरेज निकालने के। मैं दोनों तरीके आपको पहला तरीका जो मुझे लोग यूज नहीं करते हैं, 99% यूज नहीं किया जाता, लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है। जैसे मैंने ये लिख लिया, ये क्या डेट है? 1 जनवरी पूरा साल, या डेट, ये डेट क्या है? 31 मई, मतलब मई तो खत्म हो गया, तो जून से लेके 7 महीने। और 1 नवंबर, मतलब नवंबर दिसंबर 2 महीने कैलेंडर। बस आ गया। तो 1800 × 12, 21,600, 4200 + 600, ये आ गया 25,200, है ना? क्योंकि मैंने मंथ से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए मुझे वेटेड एवरेज निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना? तो ये आ गया 2100 शेयर। एक तो ये है जो मुझे ज्यादा आसान लगता है। एक और है जो बच्चे ज्यादातर करते हैं और टीचर्स करवाते हैं, वह 1 जनवरी को 1800 है, फिर 31 मई को 600 और हो गए, तो अब 2400 हो गए, और फिर 1 नवंबर को 300 कम हो गए तो 2100 हो गए। ये 5 महीने रहे, ये भी 5 महीने रहे, जून से 31 अक्टूबर, और ये 2 महीने, तो ये हो गए 9,000, ये हो गए 12,000, और ये हो गया 4200। टोटल करा तो 25,200 डिवाइड बाय 12,100। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा वेटेड एवरेज निकालिए। मैंने आपको दोनों तरीके आपको समझा दिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आप घर से कर लीजिएगा इसी टाइप, ठीक है? पार्टली पेड equity shares are treated as a fraction of an equity share to the extent that they were entitled to participate in dividend related to a fully paid equity share during the period। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लिया हमारा 10 रुपए वाला शेयर है, उस पर 8 रुपए मिले हैं, और मान लिया डिविडेंड 8 रुपए पे ही देना है, क्योंकि हमने 8 रुपए ही मांगे हैं। पॉलिसी एरिया नहीं है, हमने मांगे ही 8 है, तो आप इसको 0.8 शेयर मानो, है ना? 80% पैसा मिला है ना, 0.8 शेयर है। मान लिया 50,000 शेयर है, तो उनको 40,000 शेयर मानो, फिर ईपीएस 62 में आती है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सी लिमिटेड के पास 1800 शेयर्स हैं 1 जनवरी को, और वो फुल्ली पेड है। 31 अक्टूबर को इन्होंने नए शेयर इशू करे हैं 600, लेकिन वो पार्टली पेड अप है 10 वाला 5 में, तो हमें वेटेड एवरेज निकालना। तो देखो, जब हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, साल के शुरू में तो 1800 शेयर है ना। कौन से मेथड से बताऊं मैं आपको? ये जो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, इसमें फर्स्ट बताया था, एक सेकंड, कौन से मेथड से? फर्स्ट से बता दूं?
तो 1800 शेयर्स हो गए हमारे पास, है ना, 21,600। फिर नए शेयर 31 अक्टूबर को इशू करे हमने। तो जब हमने 31 अक्टूबर को नए शेयर इशू करे हैं 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 ही नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे, 600 शेयर 2 महीने के लिए, लेकिन 600 शेयर को आधा शेयर माने भाई, 10 में से 5 रुपए मिले ना, और ये पहले वाले शेयर हैं, ये 10 वाले हैं, और ये 5 वाले हैं, 5 वालों को आधा शेयर मान लो, 0.5, 5/10। तो ये कितना हो गया, 600 हो गया ना ये। तो ये हो गए 22,200 डिवाइड बाय 12, 1850। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो शेयर 5 वाला है उसे आधा शेयर मान। क्लियर हुआ कैसे करते हैं इसको? कंटीजेंटली इशूएबल शेयर्स, अगर कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम शेयर इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर विच आर इशूएबल अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट आर कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग एंड इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। अगर सारी कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें पता है कि शेयर इशू होने ही होने, तो उन्हें पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं मानते हुए एक्चुअल मानेंगे, इशूड है, अगर हमने इशू अभी नहीं भी करे हैं तो। ठीक है, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट और राइट शेयर में थोड़ा सा हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, तो यहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बोनस इशू, शेयर स्प्लिट और राइट इशू, ये स्पेशल ट्रीटमेंट वाली चीज। इक्विटी शेयर हम इशू कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर घटा भी सकते हैं, शेयर कंसोलिडेट हो सकते हैं, 2 शेयर को मिलाकर एक बना दे, एक शेयर के 2 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े कर दे। तो बोनस इशू हो सकता है, बोनस इशू होता है फ्री में शेयर देते हैं हम लोग। राइट इशू होता है, राइट इशू में क्या होता है, हम थोड़ा सस्ते शेयर देते हैं। शेयर स्प्लिट हो सकता है, शेयर के टुकड़े हो सकते हैं, रिवर्स शेयर स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन हो सकता है। तो बोनस शेयर में क्या होगा या शेयर स्प्लिट में क्या होगा, अब आप एक बार बताओ, आप पिछले साल से इस साल की फिगर को कंपेयर करते हो। पिछले साल आपका शेयर पे अर्निंग पर शेयर 20 रुपए आ रही थी, है ना। आप इस साल बोनस शेयर दोगे या नहीं ये पिछले साल पता नहीं था, तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में भी नहीं आया। इस साल बोनस शेयर दे दिए, बोनस शेयर की वजह से आपका अर्निंग घट के 8 रुपए दिखाई दे रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसके लिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर नो एडिशनल कंसिडरेशन। तो नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ते हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ते, बिजनेस में पैसा तो आता नहीं है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए बस। तो number of equity share outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of share outstanding as if event had occurred at the beginning of earliest period reported, means along with the impact to current year adjustment it will impact the EPS of last year retrospectively। इसका मतलब पता है क्या, इसको भी चेंज करो। पिछले साल का EPS 20 रुपए आया था, उसे चेंज करो, तो वो चेंज होके मान लिया 10 रुपए आ गया, हमने 2 के बदले में 1 शेयर दिया या 1 के बदले में 1 शेयर दिया, तो वो घट के क्या रह गया 10। अब हमें दिखाई दे रहा वो 10 वाला ईपीएस 8 रुपए का हुआ, 20 वाला 8 नहीं हुआ, 10 का 8 हुआ है। तो परफॉर्मेंस तो कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई थी कि 20 रुपए से 8 रुपए हो। तो कहने का मतलब है जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर की भी फिगर दिखा रहे हो ना, तो जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड की फिगर दिखा रहे हो उसके पहले दिन को बोनस शेयर इशू करा हुआ मानेंगे, तभी कंपेयर हो पाएगा, नहीं तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है ये ना। फॉर एग्जाम्पल, upon a 2-for-1 bonus share, the number of share outstanding prior to issue is multiplied by a factor to 3 to obtain the new shares। वो अभी हम देख लेते हैं illustration number 4।
हमें बेसिक ईपीएस निकालना है 22 का फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 जनवरी को 5 लाख, बोनस शेयर हमने दिया है 2 के बदले में 1, और हमने नए शेयर इशू भी करे हैं 1 जुलाई को, और प्रॉफिट हुआ है 15 लाख रुपए। तो अब हमारे जो शेयर इशूड है बोनस शेयर 2 के बदले में 1 दे रहे हैं हम, 1:2 का मतलब 2 के बदले में 1 बोनस शेयर। तो हमारे पास साल के शुरू में कितने शेयर हैं? आप ये मत मानो, ये मानो ये भी 2.5 लाख भी साल के शुरू में ही इशू कर, क्योंकि बोनस तो अर्लीस्ट पीरियड मानेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दिया, नहीं तो पिछले साल का भी ईपीएस चेंज कर देता मैं। तो मेरे पास शेयर कितने हो गए? ये पहले दिन है, मान लिया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो नए शेयर इशू करे हैं 6 महीने बाद जुलाई को करे हैं 1,70,000, है ना? तो 1,70,000 6 महीने के लिए हो गए, है ना? तो मेरे पास कितने हो गए? 7.5 लाख शेयर 12 महीने के लिए, और 1,70,000। इसे और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे सॉल्यूशन में कर रखा है 10,20,000, लेकिन आप ऐसे ही करिए तो ठीक रहेगा। डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये हो गया 1,20,00,000 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 8,35,000 शेयर। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 835। एक बात ध्यान रखना, हमारे पास साल के शुरू में 7.5 लाख शेयर है और 1,70,000 और आ गए शेयर, टोटल मिला के 9,20,000 शेयर्स हो गए, 9,20,000। तो 750 शुरू में थे, एंड में 920 है, तो इनके बीच में ही एवरेज आएगा। एक कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना। वेटेड एवरेज 750 से कम नहीं हो सकता, 920 से ज्यादा नहीं हो सकता, इनके बीच में ही रहेगा। तो 8,35,000 शेयर्स हो गए हमारे, और हमारा अर्निंग कितना है? 15 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय 8,35,000, तो होता है 1 रुपया 80 पैसे की। तो बोनस शेयर का भी इशू करा हुआ मानेंगे साल के पहले दिन, और अगर इस साल के लिए जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो साल के पहले दिन, पिछले साल का ईपीएस निकालेंगे तो उस साल के पहले। तो पता चला बोनस शेयर में क्या ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 घर से करिएगा। डायल्यूटेड ईपीएस कैसे करें? अच्छा एक बताओ, मान लिया हमारे डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो अगर डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, लेकिन डिवेंचर कम नहीं हो जाएंगे? डिवेंचर को क्या दे रहे हो आप, तो अब डिवेंचर कम नहीं हो जाएंगे? और डिवेंचर कम होंगे तो उनका इंटरेस्ट कम नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट कम होगा तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं? तो उसका भी ध्यान रखना। हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट करना है डायल्यूटेड अर्निंग का, और नंबर ऑफ शेयर्स को भी हमें ये मानना है कि कन्वर्जन ऑफ डायल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये एज्यूम करना है कि वो कन्वर्ट हो गए हैं। डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है? डायल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? ऐसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर उनका कन्वर्जन होगा तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। अगर वो कम ना होकर बढ़ रहा है, अगर कोई चीज ऐसी है पोटेंशियल इक्विटी शेयर जिससे हमारा ईपीएस कम होने की बजाय बढ़ रहा है, तो डाइल्यूट थोड़ी ना कर रहा है। डाइल्यूट का मतलब कम करना, किसी चीज को कहते हैं डाइल्यूट कर दो, मिक्स करके पतला कर दो, जैसे कम कर दो, उसका इफेक्ट कम कर दो। तो ये क्या रखा है कि अगर कन्वर्जन से डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रहा है ईपीएस, तो उन पोटेंशियल इक्विटी शेयर को हम डाइल्यूटेड नहीं मानेंगे, उनको इग्नोर कर दो। अगर हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमारा अर्निंग और बढ़ रहा है, तो वो डाइल्यूटेड नहीं मानिए। डाइल्यूटेड अर्निंग का मतलब है कि हमें प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना और टैक्सेशन का भी सारा हिसाब देखना। ऑर्डर इन विच पोटेंशियल इक्विटी शेयर टू बी कंसीडर्ड, मान लिया 2-3 चीजें हो रही है,
तो पहले किसे माने, बाद में किसे माने? तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ डाइल्यूटिव इफेक्ट। जो जितने ज्यादा प्रॉफिट पे इफेक्ट मार रहा है, जो सबसे ज्यादा डेंट मार रहा है प्रॉफिट पर, वो ज्यादा डाइल्यूटेड इफेक्ट ला रहा है, उसे पहले कंसीडर। डाइल्यूटिव इफेक्ट इज डिटरमाइन इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बाय इंक्रीमेंटल इक्विटी शेयर। तो जैसे जितना प्रॉफिट चेंज हो रहा है और जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चेंज हो रहे हैं, उससे डिवाइड करके पता चलेगा और कितना नेगेटिव इफेक्ट आ। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 की मदद से इसको समझते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4A है। डी लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर है 20 लाख रुपए के। अब ये भी ध्यान दिया करो, 20 लाख रुपए लिखा है या 20 लाख शेयर लिखा है। अगर 20 लाख शेयर है तो 20 लाख शेयर है, 20 लाख रुपए लिखा और 10 रुपए का ही शेयर है तो 2 लाख शेयर रह गए। ये भी ध्यान देना होता है, ध्यान नहीं देती काम खराब हो जाता है। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। इट हैज ऑल्सो इशूड 18,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे तो अभी हमारा इस साल या अगले साल कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है, बस कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो हम उसका पोटेंशियल इक्विटी शेयर मानते हुए फेट लेंगे। हर शेयर का, हर डिवेंचर को 5 शेयर मिलेंगे। टैक्स है 30%। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल। अब देखो हमारा प्रॉफिट कितना है इस समय, नेट प्रॉफिट है। आपको पता है हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं ना? इंटरेस्ट एक खर्चा होता है। इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? प्रॉफिट कम होने से टैक्स। तो इंटरेस्ट एक खर्चा है, लेकिन कोई भी जो खर्चा, जो प्रॉफिट, जो टैक्सेशन के लिए प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो टैक्सेशन के लिए जो भी प्रॉफिट निकालते हैं उससे पहले टैक्स के लिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे पहले जो जो खर्चे लिखे हैं उन सब खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम होता है, टैक्स भी कम होता है, तो नेट इफेक्ट हमारा खर्चे का कम बैठता है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 10%। और अमाउंट कितना है, 18,000 इंटू 50, कितना हुआ? 18,000 इंटू 50, 9 लाख का 10%, 90,000। ये इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता इस 90,000 को, सीधा उसका रीजन, ये नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स। तो मैं इसको एड बैक नहीं कर सकता। एड बैक करने के लिए मुझे इंटरेस्ट को भी आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना। तो मैं आपको दो तरीके समझाता हूं। देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या तो मैं इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, दो मेथड है तो दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं पहले, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 - टैक्स रेट से डिवाइड करना। जैसे ये है, होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। मैं चेक करा कर बताता हूँ। टैक्स रेट 30% है ना? मान लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50,000, तो टैक्स आएगा 30%, 15,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? मुझे बिफोर टैक्स निकालना है तो मुझे 35,000 को 1 - टैक्स रेट से डिवाइड करना है 50,000। और अगर मैं 50,000 को 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो मुझे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना है तो 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो 1 - टैक्स रेट से डिवाइड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30 लाख को
70% से डिवाइड कर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, कितना आया? नहीं आया, अरे बताना। एक, अब हमें 90,000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर हमारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर। मैं प्लस करता हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 90,000, तो मेरा एडजस्टेड 90,000 आ रहा था ना, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इस पे मैं टैक्स माइनस करूंगा 30%, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस लंबे काम का शॉर्टकट क्या हो सकता है? मुझे इंटरेस्ट ऐड करना था ना, यहीं पर ही इंटरेस्ट था 90,000, लेकिन ये है आफ्टर टैक्स और ये है बिफोर टैक्स, तो इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लूं, ये ज्यादा आसान तरीका। कैसे? इंटू 70%, 1 माइनस टैक्स रेट, 63,000। तो बस इतना सा काम करना था मुझे, और मैंने इतना लंबा काम करा। अगर मैं इसे पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूं, फिर ये भी, फिर आफ्टर टैक्स, इससे अच्छा में क्या है, इंटरेस्ट को ही आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर। समझ में आती है बात? तो मैं क्या करूंगा, 30,63,000 निकालूंगा। ये क्या है हमारा, जो डाइल्यूटेड अर्निंग आएगा, जो फ्यूचर में अर्निंग, और मेरे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे इस समय? हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 2 लाख, है ना? प्लस डिवेंचर से जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो मेरे पास 18,000 डिवेंचर है, और हर डिवेंचर के बदले में 5 शेयर दूंगा मैं, तो 90,000 मेरे शेयर इशू हो जाएंगे, तो नए शेयर मेरे 290 हो जाएंगे। नई अर्निंग मेरी 3,63,000 है, 30,63,000। नए शेयर हमारे 2,90,000 है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 10.56 डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्यों? आप सीधा देखो, अभी अभी मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है? 30 लाख रुपए और 2 लाख शेयर, 15 रुपए है मेरी अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक ईपीएस कितना है मेरा? 15, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस क्या? 10.56। तो जो मैं डिवेंचर के बदले में इक्विटी शेयर करूंगा, तो ये मेरा प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर घटाकर 15 से 10.5 हो जाएगा। मैं अभी से ही बताऊंगा तभी तो कम चलेगा ना। ये होता है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो अभी जो है सारे के सारे इलस्ट्रेशंस मैं करा रहा हूँ आपको, घर पे जाके आप इलस्ट्रेशन भी करिएगा और क्वेश्चंस भी। क्या अभी आप देख रहे हैं, आपको सन में आप सोच भी नहीं सकते कि आपको लग रहा है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो सन में नहीं आएगा जब तक खुद नहीं करोगे, और खुद करने के बाद हो सकता है अटको, फिर आपको वीडियो देखनी पड़े या सोल्यूशन देखना पड़े, फिर समझ में आए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन एंड सोल्व बीच में, ये आपको घर से खुद करने हैं। इसकी वीडियो भी है ऑलरेडी आपके पास, और इसका सॉल्यूशंस भी है। डाइल्यूटेड ईपीएस इन केस ऑफ शेयर ऑप्शन। अगर हम शेयर ऑप्शंस होते हैं, शेयर ऑप्शंस मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि आप शेयर ले भी सकते हैं, नहीं भी, आपकी इच्छा है। ऑप्शन का मतलब एक तरीके का आपके पास उस सिचुएशन में कंपलसरी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है आपकी, एसेट आप चाहे तो ले ले चाहे तो ना ले। तो ज्यादातर क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय से कहती है कि 3 साल के बाद आप चाहेंगे तो हमसे पर एम्प्लॉय 500 शेयर ले सकते हैं 50 रुपए। आज वो शेयर 100 रुपए का, पता चला 3 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 1,000 रुपए हो गई, 2,000 हो गई, लेकिन आपको जो रेट डिसाइड है उसी पे मिले। तो अगर आपको लगता है फायदे का सौदा है तो आप खरीद लेंगे, और हो ये भी हो सकता है हमने कहा 3 साल बाद, 3 साल बाद तक आप नौकरी छोड़ के चले गए तो भी नहीं।
तो हमारे पास शेयर ऑप्शन में हम देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि लगभग कितने एम्प्लॉई होंगे जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से क्या होगा। अब एक और बात है, मान लिया जिस समय हम शेयर दे रहे हैं उस समय 1000 रुपए का प्राइस है, लेकिन हम उनको 100 रुपए 200 रुपए में दे रहे हैं, तो 800 रुपए में जो 800 रुपए का सस्ता शेयर दे रहे हैं, ये क्या है, बोनस एलिमेंट है ना। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दिस केस टोटल प्रोसीड रिसीवेबल बाय कंपनी शैल बी डिवाइडेड बाय द फेयर वैल्यू। अब के मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लिया हमारे 2000 एम्प्लॉय हैं, मैंने हर एम्प्लॉय से कह रखा है 100 शेयर हम आपको दे देंगे। मान लिया 2000 एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय ज्यादा 2500 3000 4000, लेकिन 2000 एम्प्लॉय ने शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करके हमसे लिए, और हर एक ने 100 शेयर लिया, तो कितने शेयर हो गए, 2 लाख शेयर्स। और इसे ऑप्शन बोलते हैं, वैसे 2 लाख ऑप्शन हो गए। हर ऑप्शन हमने मान लिया 20 रुपए का दिया है, तो हमारे पास कितने पैसे हो गए, 40 लाख। मार्केट वैल्यू 80 रुपए है एक शेयर की, मार्केट वैल्यू क्या है, और हमने कितने में दिया है, तो हमारे पास कितने पैसे आए, 40 लाख। ये क्या रखा है कि जो पैसा मिला है ना उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड कर, मान लिया इसे 80 से डिवाइड, तो अगर मैं 40 लाख को 80 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास शेयर आते हैं 50,000। तो मैंने 50,000 शेयर के बदले में कितने शेयर दे दिए, 2 लाख। तो ये लिखा है रिजल्टेंट फिगर वो है कि हमें कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, तो हमें कितने शेयर इशू करने चाहिए थे, और हमने किए कितने, 2 लाख। तो जो दोनों का डिफरेंस है, ये मानो कि फ्री में दिए ये शेयर। हमने 50,000 शेयर का पैसा आया, शेयर दिए 2 लाख, तो ये कह रहे से ऐसा मानो 50,000 शेयर तो आपने पैसे पे दिए, और बाकी के 1.5 लाख शेयर फ्री में दिए। सर शेयर्स के पास इन शेयर से कोई भी पैसा नहीं आया, और ये डाइल्यूटेड इफेक्ट डाल रहे हैं। These diluted are added to the number of existing share to calculate the diluted earning per share। तो क्या रखा है, ये 1.5 लाख शेयर जो फ्री में दिए हैं इनको ऐड कर दो, समझ रहे हो। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। आइए हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 से इसे समझते हैं। एच लिमिटेड के पास में स्टॉक ऑप्शन है जिसके हिसाब से 50,000 शेयर इशू करने 12 रुपए के हिसाब से फेयर वैल्यू 15 है। तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे, 50,000 इंटू 12, तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे, 6 लाख, है ना, 6 लाख आएंगे ना। लेकिन आने कितने चाहिए, 15 रुपए के हिसाब से, तो हमारे पास 40,000 शेयर का पैसा आएगा, 40,000 शेयर का पैसा आएगा, और शेयर इशू कर दिए 50,000, पैसा आया 40,000 का, तो 10,000 फ्री में इशू करें ऐसा मानते हो उसे ऐड कर दे। भी ऐड करके कैसे ईपीएस आएगा उसे भी समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 लाख, और हमारे पास शेयर अभी कितने हैं, 5 लाख। इस शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, 20 रुपए। हमने ऑप्शन में कितने शेयर दिए, 1 लाख, और उनसे पैसा कितना लिया, 15। तो हमारे पास कितने पैसे आए, 15 लाख, है ना। लेकिन 20 रुपए के एक शेयर के हिसाब से हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 75,000 शेयर इशू किए जाने चाहिए थे, लेकिन हमने इशू कर दिए 1 लाख शेयर। तो फ्री में कितने शेयर इशू करें, 25,000 शेयर फ्री में इशू कर दिए। तो अब आप ईपीएस जब निकालते हो तो आप क्या करते हो, ईपीएस कैसे निकालोगे, 12 लाख, है ना, डिवाइड बाय 5 लाख। आपके पास 5 लाख शेयर ही तो है, तो कितना आया, 2 रुपए 40 पैसे। ये क्या बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस क्या है,
आपके पास 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 5 लाख शेयर है ना। और डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे आएगा? प्रॉफिट तो यही है, 12 लाख प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये मान रहे हो ये जो 5 लाख शेयर है इसमें 25,000 फ्री में दे दिए जस्ट लाइक बोनस, और आपके शेयर हो गए 5 लाख। तो आप 12 लाख को 5,25,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.2857 मतलब 2.29 रुपीज का आएगा ये डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी शेयर इशू नहीं करे हैं आपने, फ्यूचर में इशू करेंगे, ऑप्शन है अभी उनके पास ना। तो हम डाइल्यूटेड इफेक्ट डाल रहे हैं। तो समझ में आया डाइल्यूटेड इफेक्ट कैसे डालना है? क्लियर हो गया ये? इसे घर से करिएगा। राइट शेयर्स क्या होते हैं, वो कैसे करते हैं? राइट शेयर्स हम मार्केट वैल्यू से सस्ते शेयर इशू करते हैं तो उसको हम राइट शेयर बोलते हैं, मार्केट वैल्यू से सस्ते। तो जब हम सस्ते दे रहे हैं तो इसमें भी तो बोनस एलिमेंट है, जैसे अभी अभी हमने देखा था, है ना। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो हमारे अभी अभी ऑप्शंस वाले शेयर थे वो अभी इशू नहीं हुए, राइट शेयर इशू हो गए, है ना। तो ये फर्क है दोनों, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। इसमें भी है नहीं नहीं, राइट इशू किसे कहते हैं इसका मतलब आपको पता नहीं है, समझ लो। जब भी कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है, ऑलरेडी पुरानी कंपनी है और आज वो नए शेयर इशू करना चाहती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है, वो कहते हैं बाहर वालों को बाद में इशू करेंगे, आप पहले हमें दो, तो हम उन्हें पहले शेयर ऑफर करेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो मार्केट में इशू। तो ये राइट है उनका, राइट है उनका। नहीं तो क्या होगा? मान लिया आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास 60% शेयर है या 40% शेयर है। अब आप तो कम, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास 40% शेयर हो, सब पे 2 4 5% है, सब मिल गए, उनके पास हो गए 60। उन्होंने नए शेयर इशू करने को बोला, पब्लिक अगर नए शेयर खरीदेगी और आपके पास पैसे नहीं है नए शेयर खरीदने के लिए, या उस समय तो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो वो रेशो में मिलेंगे, तो होगा क्या कि अब नए शेयर इशू करने से आपके शेयर अर्निंग और 40 से कम हो जाएगी, और यही 55 है तो और कम, तो वो दिक्कत ना आए, पहले हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहते हैं कि भैया आप अपना परसेंटेज मेंटेन रखो। अगर मान लिया 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं तो आप खरीदो, आपके पास 40% है तो आप 40%, 1 लाख का 40% खरीद सकते हो। आप नहीं खरीदोगे तो ही हम पब्लिक को बाकी को शेयर दें, तो ये राइट है, और राइट शेयर को थोड़ा सस्ता ही दिया जाता है, तो इसमें कुछ बोनस एलिमेंट होता ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लिया आपके पास 5 शेयर है और एक शेयर 20 रुपए का है, आपके पास कितने हैं? 5 शेयर। 5 शेयर नहीं है मतलब शेयर ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं हर 5 शेयर के बदले में एक शेयर आपके मिल रहा है ऑप्शन। अब राइट शेयर कितना है? हर 5 के बदले में एक राइट शेयर दे रहे हैं कि आप 5 के बदले में एक शेयर खरीद सकते हैं। आपके पास 5 शेयर है, मान लिया, मतलब शेयर जितने भी हो आसान बनाने के लिए आप मानो 5 शेयर ही हैं आपके, और एक शेयर का प्राइस कितना है? राइट में इसके बदले में क्या मिल रहा है? एक शेयर 18 में, तो 5 शेयर पहले, ये एक शेयर और आ गया आपके पास कितने का, और 2 मिल रहे हैं तो 2 ले लेंगे, मान लिया 2 मिल रहे हैं, 2 शेयर 18 के हिसाब से मिल रहे। अब इसका प्राइस कितना हो गया? 7 शेयर हो गए, पहले 5 थे 20 वाले, 2 और आ गए 18 वाले, 2 अब 7 हो गए, तो वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। तो ये क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। ये स्टेप नंबर 1 है कि थ्योरी के हिसाब से एक्स राइट का मतलब राइट इशू के बाद में शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा थ्योरी के हिसाब से। तो 20 वाला शेयर है, 18 वाले 2 आ गए, तो थ्योरी के हिसाब से ये प्राइस कितना आया? ये है भाई,
19.43। तो ये थ्योरी के हिसाब से ये प्राइस आ जाए। ठीक है, अब ये कह रखा है कि पहले का प्राइस और बाद के प्राइस का आपस में देखो रेशो क्या बैठ रहा है। स्टेप नंबर 2 में पहले का प्राइस कितने का है 20 और अब का शेयर का प्राइस कितना है 19.43। तो ये कह रहे हैं 1.029। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब ये जो शेयर ऑलरेडी इशूड है पहले का वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बाद में शेयर सस्ता हो गया थोड़ा। क्यों हो गया? डाइल्यूटेड इफेक्ट की वजह से। तो ये क्या रखा, इसे क्या बोला? कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर। और उसके बाद में एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद में लगाने के बाद में हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। कैसे? आइए उसको इलस्ट्रेशन नंबर 7 की मदद से सीखते हैं। तो 1 जनवरी को आई लिमिटेड के पास में 5 लाख शेयर है। 1 मार्च को इन्होंने 5 के बदले में 1 शेयर दिया है ना, 15 रुपए के हिसाब से, लेकिन शेयर का प्राइस 21 है। तो 21 वाला शेयर 15 में दे रहे। तो मैंने क्या कहा था स्टेप नंबर 1 आसान बनाने के लिए, शेयर कितने उसे छोड़ो, आपके पास शेयर कितने छोड़ो, टोटल शेयर कितने छोड़ो। ये देखो 1 शेयर दे रहे हैं 5 के बदले में, तो 5 वाले शेयर 21 रुपए वाले हैं, 1 शेयर मिलेगा 15 रुपए वाला। तो अब हमारा एक्स राइट प्राइस क्या हो जाएगा? तो एक्स राइट प्राइस हमारा हो जाएगा 20 रुपए। तो जो 21 वाला शेयर था कितने का हो गया? तो स्टेप नंबर 2 में एडजस्टमेंट फैक्टर निकालो 1.05। तो अगर हम बेसिक ईपीएस निकालते तो कितना है हमारा अर्निंग 2024। ये दे कैलकुलेट था बेसिक ईपीएस फॉर 2025 और क्या निकालना है हमें? बेसिक शेयर ईपीएस 2025 का निकालना है और 2024 का रीस्टेटेड ईपीएस निकालना है। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चक्कर है। हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है? एक तरीके का बोनस एलिमेंट है। बोनस एलिमेंट के लिए हमने क्या बोला था कि हम क्या मानते हैं बोनस को? बिल्कुल शुरुआत से। लेकिन इसमें ये तो नहीं कहा बिल्कुल शुरुआत से मानो, लेकिन पिछले साल 2024 में क्या हमें पता था कि हम आज राइट शेयर इशू करेंगे? क्या पता था कितने में इशू करेंगे? तो हमने पिछले साल तो नॉर्मल ईपीएस निकाला, इस साल हमने राइट इशू कर दिया, उसमें कुछ बोनस एलिमेंट है। उस वजह से हमारा इस साल बोनस एलिमेंट की वजह से इस साल ईपीएस कम हो जाएगा। पिछले साल का ईपीएस बढ़ा हुआ है, इस साल का कम हो जाएगा, तो हम उसे आपस में पिछले साल के डाइल्यूटेड ईपीएस से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले साल का डाइल्यूटेड ईपीएस में ये एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं होगा ना, हमें जो पता ही नहीं तो हुआ कैसे। तो इसको कैसे ठीक करें? जो पिछले साल का हम ईपीएस ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसे रीस्टेटेड करो। रीस्टेटेड का मतलब उसे दोबारा निकालो, उसे चेंज करो। पिछले साल का ईपीएस कितना निकाला होगा आपने? पिछले साल के बारे में बता रखा है कि 2024 में 11 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो आपका बेसिक ईपीएस 2024 का पिछले साल का कितना रहा होगा? आपने 11 लाख को 5 लाख से डिवाइड किया होगा या नहीं? तो आपका 2 रुपए 20 पैसे का पिछले साल का ईपीएस आ रहा होगा या नहीं? लेकिन अब उसमें डाइल्यूटेड इफेक्ट आ गया इस साल, तो उससे कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रीस्टेट करना।
कैसे रीस्टेट करना पड़ेगा उसका आसान तरीका इन्होंने समझाया। इन्होंने एक नाम दिया है एडजस्टमेंट फैक्टर। इन्होंने कहा पिछला शेयर ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो 21 रुपए का है, और आज पोस्ट राइट के बाद वो शेयर 20 का रह गया तो कम पावरफुल। तो जहां जहां पिछले साल का टाइम पीरियड में शेयर आ रहा है उसको एडजस्टमेंट फैक्टर में बोनस एलिमेंट में ऐड कर दो। उसमें कैसे? 2024 का बेसिक ईपीएस रीस्टेट करेंगे। कैसे? प्रॉफिट तो 11 लाख ही है, प्रॉफिट पे तो कोई असर आ नहीं रहा है। नंबर ऑफ शेयर आपके 5 लाख है ना, उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो कि 5% बढ़ा दो उसे। 1.05 का मतलब 5% बढ़ा। देखो 20 वाला शेयर 21 वाला शेयर 20 रुपए का हो गया, 5% का फर्क आ गया, तो वो शेयर हम बढ़ा दें। तो क्या हो गया, अब हम 5 लाख की बजाय तो 1.05 5,25,000 से डिवाइड करेंगे। 11 लाख को 5,25,000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ईपीएस है वो 2.095 मतलब 2.10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बात पूछा है, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 2025, वो अभी हमने निकाला नहीं है। और दूसरा बोला रीस्टेटेड ईपीएस 2024। तो रीस्टेटेड हमसे बेसिक ईपीएस 2024 का नहीं पूछा था, लेकिन मैंने वैसे निकाल के बता दी, 2 रुपए 20 पैसे। और रीस्टेटेड ईपीएस कितना आ गया, 2 रुपए। अब इस 2 रुपए 10 पैसे को इस साल के ईपीएस से कंपेयर कर सकते हैं। अब इस साल का ईपीएस में भी निकालने में थोड़ा सा चेंज है। तो 2025 का बेसिक ईपीएस, इस साल का प्रॉफिट कितना है? 15 लाख को किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इस साल तो नए शेयर इशू करे तो वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। कौन सी डेट को हमने इशू करे? 1 मार्च को। तो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो हमारे पास कितने थे? अब यहां थोड़ा सा पंगा क्या है कि जो 5 लाख शेयर है, जो मैंने मेथड बताया था आपको, पहले वाला और दूसरा वाला, यहाँ पहले वाला मेथड चलेगा नहीं, यहाँ दूसरा ही चलेगा। कैसे? 5 लाख शेयर जो है 1 मार्च से पहले पावरफुल शेयर है, तो 5 लाख वाले शेयर है 2 महीने के लिए 1.05 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये राइट इशू से पहले के शेयर है। राइट इशू से पहले शेयर का प्राइस 21 है, पावरफुल है 2 महीना। उसके बाद नए शेयर हमने करे 5 के बदले में 1, तो 5 लाख के बदले में 1 लाख। अब शेयर कितने हो गए? और अब ये शेयर 20 रुपए वाले हो गए। तो पिछले साल के शेयर 21 वाले थे, उसको देखो हमारे ईयर एंड में बैलेंस शीट डेट कब की है? 31 दिसंबर 2025। उस दिन तो शेयर 20 वाला ही है ना, तो हम 20 रुपए वाले शेयर के लिए सबको 20 वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम 20 वाले को 21 में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे? क्योंकि हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2025 को। तो आज के हिसाब से पुरानी चीजों को चेंज करें। तो आज शेयर 20 का है, पहले 25 का था, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिए बोनस एलिमेंट। तो पिछले साल तो पूरे 12 महीने का बढ़ा दिया, इस साल शुरू के 2 महीने का बढ़ाया। और उसके बाद जब हमने 1 मार्च को शेयर इशू कर दिया राइट इशू, तो फिर तो 20 का ही हो गया वो। तो जब 6 लाख शेयर 20 के ही है, तो इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, इसमें खूब प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी आपको। अगर आप केवल सोच रहे हो कि देखकर आ जाएगा, देखकर नहीं आएगा, आपको बहुत मेहनत बार बार करना पड़ेगा कि आप लोग की प्रैक्टिस कर। 5,87,500 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए।
और 2.553 मतलब 2.55 मेरा ईपीएस आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, थोड़ा आपको को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल शेयर्स, अगर हमारे शेयर्स जो हैं वो इस तरीके के हैं कि वो ईपीएस को घटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी। हमारे जो है हमारा जो ईपीएस है वो डायल्यूट नहीं हो रहा है पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से, बल्कि एंटी डायल्यूट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर एंटी डायल्यूटिव जब उनका कन्वर्जन से ईपीएस बढ़ रहा है बजाय घटने के। तो इफेक्ट ऑफ एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर इग्नोर्ड इन कैलकुलेटेड डायल्यूटेड ईपीएस। अगर डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए कोई एंटी डायल्यूटेड है उसे इग्नोर करना है। Thus, it is important to note that the control factor is the profit from continuing ordinary activity. देखो, कन्वर्जन इक्विटी शेयर से हमारी अर्निंग कम हो रही है पर शेयर, तो ये डायल्यूटिव है और इसे इफेक्ट में लेना है। कन्वर्जन से अर्निंग बढ़ रही है तो एंटी डायल्यूटिव है, नहीं लेना है। हमारा लॉस बढ़ रहा है, डायल्यूटिव है, लेना है। लॉस कम हो रहा है, एंटी डायल्यूटिव है, नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक्स लिमिटेड है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 21 इनकी 2,40,000 रुपए की इनकम है ऑर्डिनरी ऑपरेशन से, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस है 360 का। तो दोनों को मिलाया तो लॉस कितना हो गया, 120। कंपनी के पास 1000 है इक्विटी शेयर और 200 पोटेंशियल शेयर है। देखो, अगर लॉस है भाई, अर्निंग ज्यादा लोगों में बटेगी, पर शेयर कम हो जाएगी। लॉस ज्यादा में बटेगा तो पर शेयर कम हो जाएगा। लॉस कम होने का मतलब इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है। ईपीएस नेगेटिव है 5 रुपए, तो पर शेयर 5 का नुकसान हो रहा है। ईपीएस 4 रुपए नेगेटिव, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 रुपए का फायदा होगा, 5 की वजह 4 का लॉस। तो प्रॉफिट लॉस एक 20 ही है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो ऐसा होने से क्या होगा, पर शेयर का लॉस कम हो जाएगा। तो ये एंटी डायल्यूटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि 1,20,000 को हमारा नेट लॉस है 1,00,000, तो हमें क्या करना है, एज पर द AS20 अगर हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, लेकिन अब उसके लिए भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें नेट डिसकंटिन्यूइंग और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को अलग अलग देखना है या दोनों को मर्ज करना है। क्या है, इट इज, ये कलर चेंज करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द कंट्रोल फैक्टर इज द प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना है डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव है, किस पे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर। डिसकंटिन्यूइंग को नहीं लेना है, ये चेक करना है। हो सकता है उसकी वजह से एंटी डायल्यूटेड हो रहा हो, लेकिन उस पे चेक नहीं कर, चेक किस पे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। 1.20 पे देखने से फर्क आ रहा था, और अब हम बात करते हैं केवल कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे कितने का प्रॉफिट है और शेयर कितने हैं, 1,000, तो हमारा 240 रुपए का आ रहा है क्या, ईपीएस। और पोटेंशियल ईपीएस क्या होगा, अगर अब 240 से हमारे शेयर बढ़ के कितने हो जाएंगे, तो हमारा ईपीएस कितना हो जाएगा, तो कम हो रहा है, तो ये डायल्यूटिव मानेंगे। लेकिन क्या मानेंगे, डायल्यूटिव। लेकिन फर्क अलग बात है कि जब हम ईपीएस निकालेंगे तो हम टोटल 1,20,000 को पूरे बिजनेस का ऐसे होल निकालने के लिए 1200 से डिवाइड करेंगे, तो
पर शेयर लॉस कम आएगा, बट हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव। क्लियर? तो कन्वर्जन नेट प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर चेक करना है। एज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज 240 और 120 लॉस नहीं है, तो 200 हमारा डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव, ये चेक करने के लिए हमने देखा, तो हमारा ईपीएस 240 से घट के 200। तो बेसिक ईपीएस, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करोगे, बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट जो नेगेटिव 1 लाख, और हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1000 है? तो 120 रुपए नेगेटिव ईपीएस आ रहा है बेसिक। और अब डायल्यूटिव, डायल्यूटेड में मेरे पास शेयर 1200 हो गए, तो 100 रुपए डायल्यूटिव, तो डायल्यूटिव में लेंगे और 100 रुपए ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे हमारा डायल्यूटिव है। हमारा मेन फोकस कंटिन्यूइंग बिजनेस है या नॉन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, उसका हिस्सा। ठीक है? अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो क्या करेंगे, हमने पहले भी बात करी थी। क्या एक से ज्यादा से पोटेंशियल है तो हम देखेंगे जिसका ज्यादा डायल्यूटिव इफेक्ट है उसको पहले कंसीडर करेंगे। तो हम डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव है, अब डायल्यूटेड एंटी डायल्यूटिव है चेक करना है ना। तो ईच इशू और सीरीज पोटेंशियल इज कंसीडर्ड सेपरेटली रादर देन इन एग्रीगेट। अगर 3 या 4 है तो सबको अलग अलग चेक करो, डायल्यूटिव है या एंटी डायल्यूटिव, सबको एक साथ नहीं, वरना आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। मान लिया एक डायल्यूटिव है एक एंटी डायल्यूटिव है, डायल्यूटिव इफेक्ट जो है वो 10 रुपए आ रहा है, एंटी डायल्यूटिव 8 आ रहा है, तो दोनों का मिलाकर 2 रुपए आएगा। 2 रुपए नहीं लेना, जो एंटी डायल्यूटिव है उसे हटाना है, डायल्यूटिव को पूरा लेना। The sequence in which potential equity shares are considered may affect whether or not they are dilutive. Therefore, in order to maximize the dilutive of basic, each issue or series of potential is considered in sequence from the most dilutive to least dilutive. For the purpose of determining sequence from most dilutive to least dilutive potential equity share, earning per incremental potential equity share is calculated, where the earning per incremental share is the least, the potential equity share considered most dilutive and vice. तो क्या क्या रखा है कि इंक्रीमेंटल आप अर्निंग पर शेयर निकाले, मतलब कौन सा कितना डायल्यूटिव है, आप क्या करें, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन, तो जितना ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव में जितना ज्यादा मतलब जितना इफेक्ट आएगा प्रॉफिट पर, मान लिया चेंज इन प्रॉफिट है 20,000 और चेंज इन शेयर्स है 10,000, तो 2 रुपए आया। एक है चेंज इन प्रॉफिट 30,000 और चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन शेयर्स 5,000, नेगेटिव आ रहा है मान लिया। तो डायल्यूटिव या नेगेटिव ज्यादा है तो पहले इसको कंसीडर करेंगे फिर दूसरे, तो ऐसे सेपरेटली हम देखेंगे। ठीक है? रीस्टेटमेंट, हमने बात करी थी बोनस के शेयर के केस में रीस्टेटमेंट होगा, है ना। और अगर हमने ऑप्शंस वगैरह है, राइट इशू के केस में भी हमने देखा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं बोनस शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन की वजह से, अब देखो हमारा एक शेयर 10 वाला हमने 5 का कर दिया इस, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, पिछले साल तो 10 का ही था, तो पिछले साल को भी चेंज करना, सही है। तो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड, पिछले साल और इस साल सबको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है?
If changes occur after the balance sheet date but before the approval of financial statement, EPS calculation for these financial statement and any prior period should be restated. इवन बैलेंस शीट डेट के बाद भी हो रहा है तो भी चेंज करना. मान लिया जून में हुआ, आपकी बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, जून में हुआ, लेकिन आपकी अभी फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट हो रही है वो जून के बाद में हो रही है, जुलाई अगस्त में. तो जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं उससे पहले हो गया है तो आपको चेंज करना. फॉर एग्जाम्पल ए ने बोनस शेयर इशू किया है इस साल और अभी 21 और 22 का भी रिपोर्ट हो रहा है, पिछले 2 सालों का भी, तो आपको 21 से सारा चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. पार्टिसिपेटिव को फ्रैक्शन मानते हैं, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, बात कर चुके हैं. अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के शेयर है, कोई 10 रुपए का, कोई 5 रुपए का, कोई 8 रुपए का, कोई 15 रुपए का, कोई 16 रुपए का, तो सबको 1-1 रुपए वाला मान लो. उसके बाद में हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि सबका एक समान रूप से आ जाए. इलस्ट्रेशन नंबर 9 में 20 लाख इक्विटी शेयर हैं इनके 1 जनवरी 25 को. 1 अक्टूबर 25 को इन्होंने 2 बोनस शेयर दिए हैं हर एक शेयर के बदले, तब 40 लाख बोनस शेयर दे. 20 लाख शेयर है, हर एक के बदले में 2 शेयर दे रहे हैं तो 40 लाख बोनस शेयर दे दें. नेट प्रॉफिट इस साल और पिछले साल का बता रखा है, तो क्या करेंगे हम, 20 और 40 60 लाख शेयर हो गए. पिछले साल का भी 60 लाख के हिसाब से निकालेंगे, इस साल का भी 60 लाख के. बस हो गया क्वेश्चन. इस साल का प्रॉफिट कितना है हमारा, 60 लाख डिवाइड बाय 60 लाख. यस. पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, डिवाइड बाय 60 लाख. ठीक है. कोई कंफ्यूजन. प्रेजेंटेशन. An enterprise should present basic and diluted EPS on the face of the statement of P&L and class of equity shares that has different right to share in the profit. तो हमें P&L में ही निकालते हैं ना, फॉर्मेट में हमने देखा था, P&L में ही हम बेसिक और डायलूटेड EPS निकालते हैं. AS20 चाहता है कि आप बेसिक और डायलूटेड EPS निकालें, चाहे वो नेगेटिव हो तो भी निकालें. डिस्क्लोजर में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, P&L में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा. बेसिक एंड डायलूटेड EPS computed on the basis of अर्निंग एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो डिस्क्लोज कर दीजिए. तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अलावा और उसके बाद दोनों आप बता दीजिए. अमाउंट यूज एज न्यूमरेटर्स इन कैलकुलेटिंग बेसिक एंड डायलूटेड, उसका रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए. मतलब आप डायलूटेड के केस में मैंने कहा था, एक क्वेश्चन एग्जांपल कराया था कि डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था 90,000 का प्लस करा था 63,000 रुपए नेट ऑफ टैक्स. तो रिकॉन्सिलिएशन करके बताना है कि क्यों कैसे का आया. पहले प्रॉफिट 30 लाख है, फिर 30,63,000 है, तो 30,63,000 डायलूटेड में कैसे आया उसको रिकॉन्साइल करके बताना. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल कर बताने कैसे आए हैं. नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर भी बताना है आपको, एक शेयर कितने का है. ठीक है. और अगर नए शेयर इशू करें तो वेटेड एवरेज निकालना है, उसका भी रिकॉन्सिलेशन करके बताना है. ईपीएस जो है उससे हमें प्रॉफिट का अंदाजा होता है, इसलिए हम उसको मेजर करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब लगाते हैं. ईपीएस कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर. यहाँ पर हम 2 टाइप के ईपीएस निकालते हैं, बेसिक और डायलूटेड. ठीक है. और जब भी चेंज होता है इक्विटी शेयर में तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं. अगर कोई चेंज नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स लास्ट वाले ही वेटेड एवरेज हो जाएंगे, क्योंकि साल के शुरू में भी वही थे.
अगर हमने अमल कमीशन में शेयर इशू करे तो वो नेचर ऑफ अमल कमीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमल कमीशन का चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो बात समझ में आएगी, नहीं पढ़ा तो ये समझ लो कि अमल कमीशन में दो टाइप का अमल कमीशन होता है। अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दो टाइप का होता है। तो इन द नेचर ऑफ परचेज में जिस दिन से अमल कमीशन हो रहा है वो डेट मानेंगे, और इन द नेचर ऑफ मर्जर में साल के पहले दिन से मानेंगे। तो ये बात बताइए, पार्टिसिपेटिव शेयर को क्या मानेंगे? फ्रैक्शन, है ना। और अगर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज में चेंज नहीं हो रहा है, जैसे तीन है चीजें, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट, तो हमेशा हम जितने भी रिपोर्ट कर रहे हैं उन सबके पहले दिन से ये इशू करा हुआ मानेंगे, चेंजेस मानेंगे। ठीक है। डायल्यूटेड डीपीएस इसलिए होता है ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए क्या वेरिएबिलिटी होनी है ना। डायल्यूटेड डीपीएस में नेट प्रॉफिट लॉस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बोथ आर टू एडजस्टेड, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एडजस्टमेंट होती है। केवल जिनका डायल्यूटेड इफेक्ट है उसी को ही हमें लेना है, एंटी डायल्यूटेड को नहीं लेना, लेकिन उसके लिए हम कंटिन्यूइंग बिजनेस पे ही देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन को भी हम कंसीडर करते हैं, वारंट को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ये हमें बता रखा है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी न्यूमेरिकल है। कुछ आपको इलस्ट्रेशंस कराए हैं लेकिन उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं जो अनसोल्ड है। आप घर से इलस्ट्रेशन भी करिएगा और अनसोल्ड क्वेश्चन भी करिएगा, बहुत जरूरी है। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल आने के चांसेस